Good evening, and let us start revision from tax income from house property. हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ऑलरेडी कुछ बेसिक क्लासेस ऑलरेडी पहले अपलोड किए थे। अब हम लोग डायरेक्ट रिवीजन सिर्फ से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप था, वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन, और क्वेश्चन 2 से जितना भी है ये आपका टोटल इनकम कैलकुलेशन। इससे आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, और थर्ड ग्रुप में ग्रुप सी में मिलेगा 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो शुरू किया जाए क्वेश्चन। चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मिस्टर विश्वास कंस्ट्रक्टेड ए हाउस। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग रिवीजन सिर्फ से ही देखते। ये क्वेश्चन से मिस्टर विश्वास कंस्ट्रक्टेड ए हाउस इन कोलकाता फॉर हिज ओन रेसिडेंट, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस started on 1st July 2019 and it was completed on October 31st 2021। आप लोग बोलो तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक लेंगे? हाँ, कंस्ट्रक्शन शुरू कब से हुआ बताया नहीं। अगर देता तो वो डेट भी देखते, लेकिन इसमें लोन लिए थे 1 जुलाई। अच्छा, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1 जुलाई 19 को। आप देखते लोन कब ले रहे? लोन लिए थे 1 जुलाई 19 को, उसी दिन को ही। तो उस दिन से ही प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो गया और कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर 21 को कंप्लीट हुआ। तो इससे पहले लास्ट 31 मार्च तक लेंगे, मार्च 21 तक लेंगे, राइट। विशेष रीपेड लोन, बीच में 8 लाख लोन रीपे किए। पहले तो 20 लाख लोन लिए थे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, और बीच में 8 लाख लोन रीपे किए 1723 को। प्रिंसिपल ऑफ लोन रीपे किए, इंटरेस्ट ऑब्वियसली रेगुलर पे करे, आप मान लेंगे। और ऐसे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी होगा तो एक्रूअल बेसिस होता है, तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। यस, कैलकुलेशन कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउ करोगे। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ओके, तो शुरू किया जाए क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम लोग टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 1, ऑलवेज अगर इंटरेस्ट लोन का देता है तो ये टाइम लाइन अगर क्वेश्चन पे एग्जाम शीट में भी ड्रॉ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1/4/2023 को, और ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2024 को। ये जो पीरियड है, इस पीरियड को क्या बोलोगे? ये आपका प्रीवियस ईयर, हम लोग का फिनेंशियल ईयर, जिस ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। और एक प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड भी देखोगे। प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड जो लोन लिए थे 1 जुलाई 19, ये आपका प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया 1/4/19 को, कंप्लीट हो गया October 21। तो उससे पहले का मार्च लेंगे, 31 March 2021। दिस इज योर प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड। ये क्या हो गया आपका? प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। अब देखते हैं ये जो प्रीवियस प्रीकंस्ट्रक्शन पीरियड, इसमें कितना लोन थ्रू आउट द पीरियड कितना लोन था, और प्रीवियस ईयर में थ्रू आउट द ईयर कितना लोन था। लोन लिए थे कितना इस दिन को? 20 लाख। यस सर। और एक ही बार लोन रिपे किए 1/7 को लोन रिपे किए 1/7/2023 को रिपे किए 8 लाख। प्रिंसिपल 20 में से 8 रिपे किए, तो इस दिन के बाद हो गया, एक पीरियड हो गया आपका 20 में से 12 लाख। और इस दिन से पहले ये जो पीरियड प्रीवियस ईयर, इस पीरियड में कितना था? टोटल 20 लाख, ठीक है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड थ्रू आउट द पीरियड ये 20 लाख ही था, है ना। बस ये कैलकुलेशन अब इजी हो गया। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, इसमें 20 लाख पे फर्स्ट अप्रैल से लेके जुलाई फर्स्ट, अप्रैल में जून 3 मंथ्स करेंगे, तो 3 मंथ्स के लिए था। और जुलाई से लेके मार्च ये आपका 9 मंथ्स के लिए था। ओके, और एक पूरा पीरियड कितना मंथ्स काउंट कर लेते?
1 अप्रैल 19 से 2021, 2 साल, पूरा 24 मंथ्स हो गया। बोलो, 1 अप्रैल 19 को लोन, सॉरी 1 जुलाई को लोन लिए थे, 17 सॉरी 17 को लोन लिए थे, तो 17 से लेके तो 24 मंथ्स नहीं हुआ आपका। 19 में आपका जुलाई से लेके तो 6 मंथ्स, 20 में आपका 12 मंथ्स और 21 में 3 मंथ्स। बोलो कितना हो रहा है? 21 मंथ्स। टोटल कितना मंथ्स हो गया? 21 मंथ्स, ठीक है ना? एक बार फिर लिख ले, ये जो प्रीवियस इसमें कितना है हमारा? 21 मंथ्स है, राइट? ओके सर, अब कैलकुलेशन शुरू करो। देखो, फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। यस, इसमें 2 अलग अलग पार्ट है। फ्रॉम 1/4/2023 टू 30 जून 2023, क्योंकि जुलाई से कम हो गया ना। इसमें लोन बोलो कितना था? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया था? 10% पर annum। कितना दिन के लिए? 3 मंथ्स। ये फास्ट पार्ट करोगे। अगेन फ्रॉम 1/7/2023 टू 31 मार्च 2024, इसमें हो गया 12 लाख। इंटरेस्ट रेट 10% और ये 9 मंथ्स का है, 9/12। ये कैलकुलेशन कर लो, दोनों को ऐड कर लोगे, आएगा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो बोलो 20 लाख इंटू 10% तो 2 लाख होता है, ठीक है ना? कितना हो गया? 2 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू क्या? 3, मतलब वो है आपका 50,000। इसमें आया इंटरेस्ट कितना? 50,000, राइट? और इसमें 12 लाख पे 10%, 1,20,000, तो 90,000। 9 मंथ्स के लिए ये हो जाएगा 90,000। तो दोनों को ऐड करो, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट हो गया टोटल। ये प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट 1,40,000। बोलो समझ में आया? तो 140 प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट आ गया। और बोलो, और क्या फाइंड करना? प्री कंस्ट्रक्शन का फाइंड करोगे। प्री कंस्ट्रक्शन के लिए कैलकुलेशन तो, सॉरी, पीरियड तो फाइंड कर लिए थे, अब कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये पीरियड काउंट कर लो, लिख लो। कब से? 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2021। दिस इज 21 मंथ्स। ओके, देखो यहाँ ये थे 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 21। टोटल पीरियड काउंट करके कितना आया था? 21 मंथ्स, ठीक है? अब इस पीरियड के अंदर लोन तो कोई अनचेंज था, 20 लाख था ना। तो इंटरेस्ट इक्वल टू, इंटरेस्ट इसमें कितना है? 20 लाख इंटू 10% इंटू 21/12, ठीक है? 20 लाख 10%, 21/12, तो 20 लाख 10% मतलब कितना? 2 लाख इंटू 21 डिवाइड बाई 12, ये हो गया आपका 3,50,000, ठीक है? अब प्रीवियस इंटरेस्ट टोटल लेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 करके आगे 5 साल तक अलाउ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। और तो प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? 21 से 5 जोड़ लोगे 25, मतलब मार्च 25 तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 करके हर साल जोड़ना है। मतलब 21 के बाद हर साल 1/5 करके प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी प्रीवियस ईयर में जोड़ते जाओगे। तो 25 तक है ना, तो हम लोग का प्रीवियस है तो 23-24, इसमें भी 1/5 जोड़ोगे। ओके, 5 साल जोड़ लेना है इसके साथ कंप्लीट डेट, उसके बाद 5 साल जोड़ लेना, उसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर आया तो 1/5 जोड़ोगे। और उससे बाहर आया, मतलब 5 साल ओवर हो गया, तो फिर नहीं जोड़ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का नहीं ऐड करना। तो नाउ देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, लिख लो एक बार।
interest for previous year plus 1/5 into interest for pre-construction period, right? तो previous year interest कितना आया था 140, yes sir, plus 1/5 of 3,50,000 है ना, 90,000, 140 plus 90 equal to 2,30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको 2,30,000। बोलो ये समझ में आया, आया या नहीं? आना चाहिए, एकदम सिंपल। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट। लेट आउट होने से पूरा डिडक्शन 24 बी, इंटरेस्ट होना 24 बी में, सेक्शन 24 बी में अलाउ होता है, तो पूरा 230 अलाउ हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसमें। बट अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो लिमिट है, एक तो 2 लाख लिमिट है और एक है 30,000 लिमिट। 2 लाख लिमिट कब है बोलो तो, अगर आप लोन लिए आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद, एक सेकेंड, अब कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लोन लिए, थर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए तो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट भी कर लिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा ना, 2 लाख डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप ये फॉलो नहीं हो रहे 99 से, 1 अप्रैल 99 से पहले लोन लिए तो 30,000 हो जाएगा। कंप्लीट करने में कंस्ट्रक्शन छोड़ के या परचेज छोड़ के रिपेयर्स एक्सेट्रा के लिए, तो इस केस में भी लिमिट 30 हो जाएगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन कभी भी लिए, आफ्टर 99 भी लिए, लेकिन कंप्लीट करने में 5 साल से भी ज्यादा टाइम लगा दिए, तो इस केस में भी लिमिट 30। अदरवाइज कितना लिमिट है 2 लाख, समझ में आया ना? तो इसमें तो 2 लाख का ही मिलेगा, 99 के बाद लोन लिए। एक सेकेंड, इसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी 5 ईयर्स लगा नहीं, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए थे, तो इसमें लिमिट कितना हो जाएगा 2 लाख, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो। अब क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बताया था, ओन रेसिडेंस, अपना रहने का घर था ना, ओन रेसिडेंस, ओन रेसिडेंस तो सेल्फ ऑक्युपाइड, तो ये लिमिट लिखोगे, ठीक है। यस, नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन ए लिखो, therefore reduction under section 24b, deduction under section 24b for self occupied house, कितना डिडक्शन मिलेगा, लिस्ट ऑफ टू, एक एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलो कितना है 230, और बी मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना 2 लाख, और इसमें से कौन सा लोएस्ट, दैट इज 2 लाख। सेक्शन 24b में 2 लाख डिडक्शन आपको, यस। ये था क्वेश्चन 1। हाँ, किस एक्चुअली हो सकता है सेपरेटली क्वेश्चन आपको नहीं मिले, लेकिन टोटल कंप्लीट क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन दे सकता है, दे रहे हैं आजकल वो, ठीक है, फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, यस। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, इसमें क्या दिया है एक बार देखते हैं। वैसे 2021 जनरल में आया था, बट क्वेश्चन जनरल हो ऑनर्स हो, इस तरह ही क्वेश्चन देता है। Saha is the owner of 3 house properties in Durgapur. The particulars of which for the previous year 23-24 as follows: house 1, house 2, house 3. You know, date of construction, commencement of construction, कब शुरू हुआ था construction, इस 1/4/2004 में, सेकेंड 2015 और थर्ड 2001 को। अब हाउ यूज फर्स्ट हाउस लेट आउट फॉर बिजनेस, भाड़ा पे दे दिए, जिनको दिए वो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है, मेरा मैंने आपको भाड़ा पे दे दिए तो मेरे लिए लेट आउट ही है, लेट आउट हाउस बना जाएगा, ठीक है। सेकंड हाउस ओन रेसिडेंस, तो सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, और थर्ड भी लेट आउट, तो 2 लेट आउट हाउस और एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैक्सिमम कितना सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है बोलो तो, मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है, 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड है तो डीम टू भी हो जाएगा। इसमें तो एक ही सेल्फ ऑक्युपाइड, तो सेल्फ ऑक्युपाइड ही रहने दो, और बाकी जो लेट आउट हो गया, ठीक है। यस, तो अब कैलकुलेशन हाउस टू बॉडी इनकम,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पर्सन का नाम लिखोगे श्री साहा, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 relating to previous year 23-24. ओके, ऑलवेज प्रीवियस ईयर का करते, ये बार बार बोलने का जरूरत नहीं, सबको पता है। अच्छा, हम इसको इस क्वेश्चन में एक वे से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में और एक वे से करेंगे, मतलब फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे, आपको जो इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। 3 कॉलम कर रहे हैं इसीलिए 3 हाउस बोल के नहीं, फर्स्ट 2 डिटेल्स करेंगे और थर्ड में नेट आ जाएगा, ठीक है। हाउस का फर्स्ट हाउस बोलो क्या था, लेट आउट, तो हाउस वन ब्रैकेट में लिख दो लेट आउट, लेट आउट हाउस में क्या चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, और लेट आउट हाउस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करोगे, शॉर्ट में जीएवी बोलते, इसका कैलकुलेशन करना है, नोट 1 करेंगे, इससे लेस कर दोगे, क्या लेस करोगे, म्यूनिसिपल और अदर लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ओनर पे करे तभी डिडक्शन, कितना भी पे करे, प्रीवियस ईयर 23-24 पहले का एरियर भी पे कर रहे तो भी तब एक साथ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, पेमेंट बेस, ठीक है। पेमेंट करोगे तो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, पेमेंट नहीं करोगे तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कैलकुलेशन होगा तो करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स 10% बोला था, कुछ एरिया तो कुछ बोला ही नहीं, म्यूनिसिपल वैल्यू पे 10% कर लेते। अच्छा, पहले म्यूनिसिपल जीएबी फाइन करेंगे, यहाँ लिख लेते 10% ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन में दे दिया था 10%, और म्यूनिसिपल वैल्यू दिया था 1 लाख, और ये आपका फॉर मेट्रोपॉलिटन नहीं है, दुर्गापुर है ना, तो इसमें जो वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं थे वही नेट है, वही ग्रॉस है, तो कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। तो 1 लाख पे 10% कितना होता है, 10,000, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, NAV, एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना, नेट एनुअल वैल्यू, जीएवी फाइंड करेंगे उससे माइनस करोगे, नेट एनुअल वैल्यू सेकंड कॉलम में लिख देना। अब फिर इससे लेस करेंगे, रिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24 में 2 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी मिलेगा, सभी लेट आउट हाउस में मिलेगा अंडर सेक्शन 24A, कितना मिलेगा 30% ऑफ NAV, तो नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे उस पर 30% आ जाएगा। और सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी लोन का कैलकुलेशन किए थे ना, वही है इसमें सेक्शन 24B। लेट आउट में जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट चाहे अनपेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीवियस ईयर का टोटल आएगा। अगर ऐसे देता है कि प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन पे किए 20,000 और अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया 10,000, तो टोटल कितना हो रहा है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर लो 30,000, तो 30,000 फॉर द ईयर वही आ जाएगा। और ऐसे अगर बोले इस साल पे किए 20,000, इसमें से 23-24 से पहले का प्रीवियस ईयर का एरियर भी पे किए 5,000, तो 20 से 5 लेस कर दो, इस साल का कितना 15,000, और इस साल का फिर एरियर है 10,000, तो फिर 10,000 जोड़ लो, मतलब करंट ईयर का टोटल एक्रूअल बेसिस जैसे होता था ना, वही बस फॉलो करो। अनपेड से कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर का कितना है, चाहे पेड हो या अनपेड हो, वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यस, और प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 तो जोड़ते ही है। एनीवे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें क्या दिया है, ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट हाउस में कितना 12,000, तो टोटल दे दिया है, फाइंड करना नहीं है, ये माइनस करेंगे। लेकिन पहले अब तो जीएबी फाइंड कर ले,
हाउस वन, हाउस टू, हाउस टू, उतना स्पेस छोड़ोगे आप नोट में आ जाते। नोट वन क्या फाइंड करेंगे? GAV, है ना? और GAV इसमें दो हाउस का करना है, हाउस वन का भी और हाउस थ्री का भी, एक ही नोट में वो दोनों हो जाएंगे एक साथ। हाउस टू तो लेट आउट नहीं है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड, तो उसमें देखना नहीं है। हाउस वन एंड हाउस थ्री। GAV के लिए क्या बोले थे पहले? RER फाइंड करोगे, स्टेप वन, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल कितना एक्सपेक्ट करोगे? RER, ठीक है। इसमें तीन वैल्यू देखते हैं, एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड फेयर रेंट, थर्ड स्टैंडर्ड रेंट। ये सब क्या क्या दिया देखो इस क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो हाईएस्ट वो लेना होगा। एक लिख लो, जी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ये सारा हाउस ना अदर देन 4 मेट्रोपॉलिटन है, तो इसके इसीलिए तो जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है नेट वही ग्रॉस है, जो ग्रॉस है वही नेट है, तो कोई कैलकुलेशन का नहीं है। फर्स्ट हाउस में दिया था 1 लाख और थर्ड हाउस में है 1,50,000, ठीक है। फर्स्ट हाउस 1 लाख, थर्ड हाउस कितना? 1,50,000। बी फेयर रेट, सेकंड दिया आपको फेयर रेट। फेयर रेट फर्स्ट हाउस में 1,10,000, 1,10,400, और नेक्स्ट चेक थर्ड हाउस में 1,60,000। सॉरी, म्युनिसिपल को 180 दिया था, ठीक है। म्युनिसिपल को थर्ड हाउस में 1,80,000 दिया था, हम गलती से वो रेंट रिसीव दे दिए थे, ठीक है। यस, 180 था और फेयर रेट है इसमें 160। इसमें क्या लेंगे? हाईएस्ट। और स्टैंडर्ड होता तो फिर स्टैंडर्ड में से लोएस्ट देखते। इन दोनों में हाईएस्ट, म्युनिसिपल फेयर रेट का हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेट, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड में से लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट ये फॉलो करना। तो ये हो गया आपका RER, हाईएस्ट ऑफ A एंड B। तो इसमें बोलो 110,400 ये हाईएस्ट है, इसमें 1,80,000 ये हाईएस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो सकता है अभी हुआ नहीं पूरा, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। तो रिसीव्ड और रिसीवेबल ये देखोगे। तो फर्स्ट इसमें एनुअल रेंट फाइंड करना। एनुअल रेंट मतलब रेंट पर मंथ इंटू 12, एनुअली क्या होना चाहिए? अच्छा सर, रेंट रिसीव दिया था, रेंट रिसीव पर मंथ भी नहीं बोला, टोटल। तो हाउस वन में कैलकुलेशन करिए, 1 लाख रेंट रिसीव दिया और नीचे बोला कि ये हाउस वैकेंट था प्रीवियस से 2 मंथ्स के लिए, तो 2 मंथ्स के लिए तो कोई था ही नहीं, तो ऑब्वियसली रेंट रिसीव फॉर 10 मंथ्स। बोलो 12 महीने में से 2 महीना वैकेंट था, तो द रिसीव फॉर 10 मंथ्स, तो मंथली रेंट कितना हो गया? 10,000। और एनुअली क्या होगा? इंटू 12, तो 1,20,000। समझ में आया? और हाउस थ्री में 1,50,000 रिसीव, कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ अनरिलाइज एक्सेट्रा है नहीं, तो 150 आपका एनुअल है ना, कोई वैकेंसी नहीं है, तो पूरा 12 मंथ्स के लिए तो रिसीव है ना। तो इसमें और कैलकुलेशन 150 बाई 12 इंटू 12 करोगे तो क्या 150 तो रहेगा। ये हो गया। इससे लेस क्या करते हैं? कुछ एमिनिटीज अगर इंक्लूड है रेंट में, कुछ कॉमन फैसिलिटीज इंक्लूड है, मान लो लिफ्ट मेंटेनेंस का खर्चा उसमें आपका रेंट में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सामने जो लॉन है उसका मेंटेनेंस, क्या टेकर उसके लिए जो चार्जेस, वो आपका अकाउंट रेंट में इंक्लूड करके रखा है। अलग से चार्ज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेंटेनेंस बोल के, लेकिन रेंट में इंक्लूड है तो माइनस कर दोगे। इस तरह है नहीं इसमें। और थर्ड, इसमें अगर मतलब अनरियलाइज रेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर में 23-24 में कोई टेनेंट छोड़ के चला गया, रेंट नहीं पे किए, मतलब बैड हो गया ना, तो माइनस करोगे। प्रीवियस ईयर का 23-24 में बैड है, लॉस है, तो माइनस करेंगे। और RDR इससे पहले 23-24 से पहले का अनरियलाइज रेंट हो तो पहले बैड था, इस साल तो नहीं है ना। यस, तो बैड ओनली प्रीवियस ईयर का, अनरियलाइज रेंट प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे, नहीं है इसमें तो सेकंड स्टेप होगी। अब हम लोग GAV में आ जाते हैं। थर्ड, इसमें से हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट ऑफ
RER एंड ARR। जो सेकंड है ये आपका ARR। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट लो, फर्स्ट हाउस में एक 20 आया, सेकंड में 180 आया, समझ गया। अब इससे लेस कर दोगे, अगर वैकेंसी है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बोलो, हाउस वन वैकेंट था ना, कितना दिन के लिए? दो महीने के लिए। अच्छा, मंथली रेंट कितना आया था? 10,000 आया था ना। देखो 1,10,000, तो 2 महीने के लिए वैकेंट, मतलब 2 से इंटू कर लो, 20,000 लॉस था। तो एक्चुअली जो रिसीव्ड था ना 1 लाख, देखो वही आ गया, और सेकंड नॉट एप्लीकेबल, सेकंड में वैकेंसी है नहीं, तो ये आपको मिल गया GAV। तो फर्स्ट हाउस का GAV 1 लाख, और सेकंड हाउस का GAV 1 लाख, सॉरी थर्ड हाउस का GAV 1,80,000। तो एक ही वर्किंग्स इसमें दोनों GAV कैलकुलेशन कर लिए। अब हम लोग इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले बेटर हो गया वर्किंग्स कर लोगे, फिर इनकम कैलकुलेशन इजी हो जाए। बोलो, फर्स्ट हाउस में GAV कितना है? 1 लाख है ना। यस सर, लिख लो GAV 1 लाख। फर्स्ट हाउस का GAV 1 लाख। नाउ अरे 1 लाख, 1 लाख से 10 लेस करो तो कितना हो गया? 90,000। 90,000 पे 30%, 30% ऑफ 90, 27,000। ठीक है ना। इन दोनों को आप जोड़ लो, ये दोनों लेस आइटम, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो 39,000 माइनस कर दो। ओके, तो 90 से 39 अगर 40 लेस करें तो 51,000। ओके, तो फर्स्ट हाउस में इनकम होगी कितना? 51,000, जो कि कंप्लीट हाउस वन, इनकम फ्रॉम हाउस वन, लेट आउट हाउस। ठीक है ना। हाँ, एक चीज इसमें ऐड हो सकता है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर में कुछ पहले का अनरियलाइज्ड बैड रिकवर हो गया, वो ऐड करेंगे, उसमें 30% रिडक्शन माइनस करेंगे। मान लो पहले का बैड अभी मिल गया 15,000 इस करंट प्रीवियस ईयर में, तो ऐड कर लेंगे रिकवरी अनरियलाइज्ड बैड 15 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 15,000 पे 30% लेस कर दोगे, बाकी ऐड हो जाएगा इनकम में। रिकवर हो गया ना, इनकम हो गया, तो फिर ऐड करो। ओके, यस, तो इसमें नहीं है वो छोड़ो। अब हाउस टू, हाउस टू क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, सेकंड हाउस क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सीरियली कर रहा, पहले हाउस वन हो गया, फिर हाउस टू, फिर हाउस थ्री। हाँ ऐसे है। आप इस तरह कर सकते हो, पहले सारा लेट आउट हाउस का कर लो, बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस करो। ये भी कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नेगेटिव आएगा, हाउस लेट आउट में पॉजिटिव आएगा, फिर टोटल कर लेंगे। इसमें NAV फुल फॉर्म लिखना, नेट एनुअल वैल्यू, सेक्शन लिखना तो अंडर सेक्शन 23(2)(a) नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नेट एनुअल वैल्यू नील, ग्रॉस लिखना नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं, नेट वैल्यू नील। इससे सिर्फ एक ही डिडक्शन लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24(b). अब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो एक लिमिट भी है, एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेकंड मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में एक्चुअल इंटरेस्ट कितना दिया है सेकंड हाउस में? एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 12,500, 12,500। अब शुरू में देखो, कंस्ट्रक्शन शुरू होता 15 में, ये मान लेंगे कि विद इन 5 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो मैक्सिमम लिमिट कितना लिखोगे? 2 लाख। 19 से 1999 उससे पहले लोन लेंगे, तभी फर्स्ट अप्रैल 99 से पहले, तो इस केस में लिमिट है 30,000। और अगर रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए लोन लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन और परचेज छोड़ के, तो लिमिट 30,000। तो इसमें 30 भी लिखोगे तो लोएस्ट तो 12,500 ही आएगा, लेकिन कुछ नहीं है, 2015 में लोन लिए थे तो 2 लाख ही लिख लेना। तो इसमें लोएस्ट, इसमें से क्या लोएस्ट, मतलब 12,500, और नील से 12,500 माइनस करोगे तो नेगेटिव इनकम हो गया 12,500, तो ब्रैकेट नेगेटिव, तो ब्रैकेट में लिख लेना।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का। अब फिर हाउस 3, ये भी लेट आउट था। नाउ हाउस 3, ये भी क्या है, लेट आउट। ओके, नाउ लेट आउट का जैसे किए थे फॉर्मेट देखो, जीएवी उससे लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी उससे रिडक्शन दो, माइनस करोगे आ जाएगा। बस वही फॉर्मेट वही करते जाओ। देखो जीएवी नोट 1 कैलकुलेशन कर लिए थे ना उसी नोट में, कितना आया था बोलो। ये आया था आपका, अरे इसमें आया था 1,80,000। जीएवी कितना है आपका, 1,80,000। ठीक है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। मान लेंगे ओनर पे किए, कुछ बताया नहीं तो ये ऑब्वियस बात है, ओनर ही तो पे करेंगे ना। इसमें म्युनिसिपल टैक्स ये भी 10% दिया है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 1,80,000, तो 1,80,000, 1,80,000 पे 10% टैक्स, दैट मीन्स 18,000 टैक्स। 180 से 18 लेस कर दो तो आ गया आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू 1,62,000। माइनस करो इतना आ रहा है या नहीं, 1,62,000, राइट, यस सर। ना अब डिडक्शन, लेस दो डिडक्शन लेस करोगे है ना, यस, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितना, 30%। तो 162 इंटू करो 30%, 48,600, यस 48,600। और सेकेंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ये तो लेट आउट है। तो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्ट दिया था सेकेंड थर्ड हाउस में, 10,000 इंटरेस्ट। ठीक है, तो जोड़ लो, टोटल कितना है, 48,600। अब माइनस कर दो, और जो एनएवी आया था उससे लेस कर दो। एनएवी आया था 1,62,000, माइनस हो रहा है कितना, 48,600। इसमें 1,00,000 48,58 आ रहा है ना, गलती की, 40 प्लस 10 58,600, तो 1,62,000 से लेस करो, 1,62,000 माइनस 58,600 इज इक्वल टू 103,400। कितना, 1,03,400 कंप्लीट। अब टोटल कर लो, हाफ और थर्ड में पॉजिटिव इनकम और सेकेंड में लॉस है, नेगेटिव इनकम है ना, तो कर लोगे आ जाएगा, यस कंप्लीट। फाइनली जोड़ लो तो लिख लोगे इसमें इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो जोड़ो कितना, 1,03,400 प्लस फर्स्ट हाउस में 51,000 माइनस सेकेंड हाउस में लॉस है 12,500, तो टोटल हो गया आपका 1,41,900। ओके, कंप्लीट ए क्वेश्चन नंबर, समझ में आया। तो इस तरह कर सकते हो, बेटर होगा ऐसे करो, लेकिन बहुत सारे बुक में और कैसे किया है ना, फॉर्मेट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट आपका आंसर सेम होना चाहिए। उन लोगों ने हाउस 1, एक कॉलम हाउस 1, एक हाउस 2 और एक हाउस 3, बस एक ही साथ करते गए, लास्ट में सबका इनकम आ गया और लास्ट में जोड़ के बता दिए इतना टोटल। ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हो। हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, फिलहाल ऐसे नहीं किए, इसमें हाउस 1 हाउस 2 नहीं, पहले फर्स्ट हाउस, फिर इसके बाद सेकेंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, इस तरह की। समझ गया ना, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, ये भी जनरल का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले शुरू किए ना तो जनरल का क्वेश्चन, इसके बाद ऑनर्स का क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जितना क्वेश्चन है नाफ है, और अपना अपना स्टडी मैट का भी तो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इससे इससे हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3,
अभी जो लास्ट क्वेश्चन की जनरल 2021 का है, अब ये जनरल जनरल 2022 का है ये क्वेश्चन। इसमें भी तीन हाउस दिए, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या दिया है। यस, क्वेश्चन थ्री। Sima owns three house properties in Siliguri, and the particulars of which for the previous year 23-24 as follows. House one let out for residents भाड़ा पे दिए रहने के लिए, अपना residents ने let out किया तो let out house। Second house own residence मतलब हो गया अपना self occupied house। Third house own business, तो आपका business income में ये house body income का पार्ट नहीं होगा, अपना ही business हाउस है तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना बिजनेस इनकम में कंसिडर करेंगे इसको, हाउस होल्ड इनकम में नहीं। तो हाउस होल्ड इनकम में सिर्फ हाउस वन और हाउस टू दिखाना पड़ेगा, और मेंशन कर दिया नोट में लास्ट में कि हाउस थ्री यूज फॉर ओन बिजनेस, सो इट शुड बी कंसिडर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बस ये लिख देना, ठीक है ना। यस। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। म्युनिसिपल टैक्स पे किए, पेड बोल दिया 3800 सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। रिपेयर्स, रिपेयर्स से फायर इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं है, सब क्वेश्चन में दे सकता है बहुत सारे। कोई डिडक्शन, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस बोल के बहुत सारे एक्सपेंसेस दे सकता है, बट ये सब एक्सपेंसेस कोई अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन और पहले म्युनिसिपल टैक्स। ओके, अब आ जाओ। रेंट रिसीव दिया है, ऑब्वियसली फर्स्ट हाउस से तो रेंट आउट है, सेकंड तो सेल्फ ऑक्युपाइड, और म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, एक ग्रॉस है नेट है। तो बस ये है क्वेश्चन, इजी था। और लास्ट में ये वो बोल रहा है एडजस्टमेंट है, म्युनिसिपल टैक्स 500 रेस्पेक्ट टू हाउस ऑन अनपेड। हाँ, पर पेड पोर्शन तो दिया, जितना पेड है वही डिडक्शन आएगा, अनपेड नहीं आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड देता तो ऐड करके टोटल इंटरेस्ट दिखाते, ठीक है। यस। अब हम लोग आ जाते सॉल्यूशन में। हम इसको ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत सारे बुक में किए। हाँ, बहुत सारे बुक जैसे मैंने अभी की ऐसे किए। सिर्फ लिख लेना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ नेम ऑफ पर्सन, जो भी होता है वो जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं वो लिख लेना। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ किसका कर रहे हैं हम लोग, सीमा, फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। इसमें इस तरह की है, एक हाउस वन के लिए, एक हाउस टू के लिए। हाउस थ्री तो बिजनेस हाउस है, हम उससे उस तरह भी करके दे रहे, ठीक है। तो आप कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाउस वन ब्रैकेट में लिख देना लेट आउट, ठीक है। और ये हाउस टू ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीन हाउस है तो एक और कॉलम कर लोगे, बस। तो लेट आउट का जो फॉर्मेट है, जो जो लिखे थे वही लिखते जाएंगे। फर्स्ट लिखोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ लिख देंगे नोट वन। कैलकुलेशन होता है स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एक्सेट्रा, ऐसे एक ही हाउस तक कर सकते थे। यह कैलकुलेशन करके लिखेंगे। सेकेंड हाउस तो सिर्फ ऑक्युपाइड, उसमें डैश नील नहीं लिखने का, लिखना नहीं होता है, नहीं इसमें जी। ग्रॉस एनुअल एनए भी नहीं होता है। इससे क्या लेस करोगे, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड दे दिया था शुरू में, देखो हाउस वन में म्युनिसिपल टैक्स पेड बोल दिया कितना, 3800। तो फर्स्ट हाउस में आ जाए कितना, 3000 माइनस हो जाएगा। सेकेंड में डैश, और ये लेस करोगे तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी शॉर्ट में, फर्स्ट में जीएबी फाइन करे फिर माइनस करके, अब सेकेंड में लिख दो नील। सेल्फ ऑक्युपाइड में एनएवी क्या होता है, नील होता है, राइट। और यहाँ माइनस करके आएगा। फिर इससे लेस क्या करते, बोलो इससे लेस क्या करते, रिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 24 का डिडक्शन। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये आएगा 30% ऑफ
एनएवी, तो फर्स्ट हाउस का एनएवी फाइंड करेंगे, लिखेंगे, बट सेकंड में नहीं आए, बट इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा सेकंड हाउस में। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। इसमें एक लिमिट देखा जाता है, तो हम लोग लिमिट आगे देखेंगे। यहाँ सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट देखते हैं, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं। तो फर्स्ट हाउस जो लेट आउट था, इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है यस 3000, और इसमें अनपेड पोर्शन कुछ नहीं है, तो 3000 फर्स्ट हाउस का, इसमें 3000 माइनस करेंगे। और हाउस सेकंड, इसमें दे रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन 4800, कितना, यस 4800, तो 4800 ही हो जाएगा, क्योंकि लिमिट कितना कुछ बताया नहीं, कब कंस्ट्रक्शन किए थे। 30,000 भी लेंगे तो भी तो 4800 डिडक्शन हो जाएगा, 2 लाख लेंगे तो भी तो 4800 डिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ मेंशन कर देंगे कि फॉर हाउस टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ₹2 लाख, लिमिट 2 लाख होता है सिर्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए। यहाँ तो 2 लाख है नहीं, तो जितना है उतना, और ये माइनस कर दोगे, आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। पहले जितना आएगा, सेकंड में नेगेटिव आएगा, सेकंड का तो आंसर पता है 4800 नेगेटिव, ओके। फर्स्ट में जो भी आएगा, और नीचे फिर जो पॉजिटिव से नेगेटिव लेस करके दिखा देना कि कितना टोटल हाउस होल्ड इनकम, सब बोलो, समझ में आया। यस, अब इस तरह भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे 3 हाउस दिया, 3 कॉलम, एक ही शेड्यूल में ही आप लिखते जाओगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी करो, क्लियर है ना। यस, अब आ जाते हैं नोट होगा, जीएवी अब हाउस वन, ठीक है। जीएवी के लिए फर्स्ट क्या करते हैं, आरईआर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। एक ही हाउस का कर रहा है, हाउस वन का, क्योंकि हाउस वन ही तो लेट आउट है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया था कितना, 38,000, ना फेयर रेट है ना स्टैंडर्ड रेट है, तो दिस इज, इसीलिए आरईआर इक्वल टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू हो गया। सेकंड स्टेप में एआरआर इक्वल टू एनुअल रेंट लिखते हैं, रेंट रिसीव दिया था इसमें भी, और वैकेंसी भी है, तो फिर एनुअल फाइंड कर लेते। रेंट रिसीव दिया 35,000, और 2 मंथ्स वैकेंट था, एक ही जैसा क्वेश्चन, तो 10 मंथ्स के लिए मिला था, तो 12 से कितना होगा, 35, 42,000, ठीक है। ये सेकंड स्टेप। अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट लिख लो, सी हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑफ आरईआर एंड एआरआर, तो कितना 42 ही आएगा। और जब एआरआर हाईएस्ट है, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस कर देना, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 2 महीना वैकेंट था, मंथली रेंट 3500 इंटू 2, तो 7,000 लॉस हो गया। मेहनत करो, देखो 35 ही आता है, जो रिसीव दिया था ना 35, वही आ जाएगा। अगर बाई चांस एआरआर लेस होता है ना, तो इस केस में अलग बात है, नहीं तो मेजर केस में आपका जो रिसीव्ड है वही आ जाता है, ठीक है। तो 35 आ गया, फर्स्ट हाउस का ये मिल गया आप लोगों को, कितना, 35,000। अब 35,000 से लेस कर दो 3,800, 35,000 माइनस 3,800, ये होता है आपका 31,200। इसी कॉलम में करते जाओ, सेकेंड कॉलम तो नेक्स्ट हाउस है ना। अब इसमें 30%, 31,200 इंटू 30% कर लोगे, इंटू 30%, ये होता है 9,360। तो ये भी, और 3,000 ये दोनों लेस करोगे, माइनस इक्वल टू, और माइनस कितना 3,000, तो ये हो गया आपका 18,840, 18,840 फर्स्ट हाउस का इनकम, ओके। और सेकेंड हाउस में नेगेटिव कितना हो गया, 4,800। तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम ये तो कंप्लीट हो गया।
आप नीचे यहाँ लिख देना देयरफॉर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू, इससे लेस कर दो, इससे माइनस कर दो, कितना 18,840 माइनस 4,800, माइनस कर दो 4,800, ये होता है 14,14,040। ओके, ये हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह भी कर सकते हो, जितना हाउस हो रहा है ना उतना कोलाम कर लेना। और सेल्फ ऑक्युपाइड है तो जीएबी म्यूनिसिपल टैक्स तक कुछ नहीं लिखना, नेट एनुअल वैल्यू नहीं, इसके बाद रिडक्शन भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन रिडक्शन, बस ये नेगेटिव आ जाएगा। बाकी लेट आउट का इसी फॉर्मेट में, मतलब थोड़ा स्पेस कम लगेगा और आपका कैलकुलेशन में टाइम भी सेव हो जाएगा इससे, क्योंकि जीएबी म्यूनिसिपल टैक्स एनएबी ये बार बार लेट आउट होने से लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही में ही कंप्लीट हो जाएगा ना। बस यही है, बस कैलकुलेशन इनसाइड थोड़ा सा दिखाना होगा और कुछ नहीं। समझ में आया ना? तो आप आपको एग्जाम आप जैसे भी हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर से मतलब है, आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है ना? यस, वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऑनर्स 2021 का है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर सिर्फ 3-4 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा? एक्चुअली ये पैटर्न आपको पता चल जाता है, ये मोटा मोटी ठीक है। और हम अपना जो स्टडी मैट में किए थे उससे तो हो, उससे करोगे। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम कराएंगे या एटलीस्ट देंगे हम, ठीक है? बोलोगे तो करा भी देंगे एक्स्ट्रा। हमको लगा कि एक्स्ट्रा का क्वेश्चन थोड़ा सा और काटना चाहिए, मतलब डीम टू बी लेट आउट है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें डिसीजन लेना डीम टू, उसमें बोल दिया था इसको लेट आउट मानना, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानना, तो डिसीजन कैसे लेंगे वो एक क्वेश्चन हम करा देंगे एक्स्ट्रा। अपना जो नॉर्मल क्लासेस उसमें कराए थे तो देख लेना फिर भी ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, मिसेस एस मल्लिक फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। इनका 2 हाउस है, फिर क्वेश्चन दिखा देते। ये है क्वेश्चन, ये आपका ऑनर्स 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है? कितना इजी क्वेश्चन है, अरे अच्छा सर 22 का क्वेश्चन, ये 19 का क्वेश्चन से अच्छा है। ये आपका 22 ऑनर्स का क्वेश्चन, हाउस 1 हाउस 2 इस तरह हाउस 3 दे रहे हैं। अरे एक ही बात है, उसको कोलम वाइज दे देता था, इसमें अलग अलग हाउस दे रहे, ठीक है? और ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 2015 ऑनर्स का, बहुत पहले का लिए, ये डिम टू बी इसमें है, ये सभी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो डिम टू बी का आएगा, ठीक है ना? यस, तो हम आप इस क्वेश्चन में ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट हाउस कोलकाता में लेट आउट है, सेकंड हाउस मिर्जापुर में सेल्फ ऑक्युपाइड है, वेरी गुड। एक लेट आउट है और एक सेल्फ ऑक्युपाइड है, और ये सारा वैल्यूएशन दे दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दे, ठीक है? यस, सेकंड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, फर्स्ट हाउस लेट आउट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस मिसेस एस मलिक फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में तो लिखोगे श्योर, और मैंने उससे वही इसी फॉर्म में कर रहा है, पहले हाउस 1 फिर हाउस 2। मतलब ये हाउस 1, ये क्या था, लेट आउट, ऑफ हो गया कैसे? हाउस 1 ये आपका लेट आउट, हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है? हाउस 1 लेट आउट, हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। यस सर, हाउस 1 कोलकाता में है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे ही दिया था, और म्युनिसिपल टैक्स भी दे दिया है, तो कुछ ना खास नहीं है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था।
तो लिखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नोट वन। फर्स्ट हाउस के लिए नोट आएगा, बट सेकेंड हाउस तो सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं। दस इससे लेस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ठीक है, क्या लेस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, राइट? यस सर। तो म्यूनिसिपल टैक्स में ध्यान दो, म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किए। एक चीज, ऊपर क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स दिया था, म्यूनिसिपल टैक्स दिया था टोटल 40,000, पेड नहीं बोला, म्यूनिसिपल टैक्स 40,000। और नीचे बोल रहे हैं हाउस वन म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ लास्ट क्वार्टर रिमेन अनपेड, मतलब ये 3 क्वार्टर का पे किए थे, 1 ईयर 4 क्वार्टर है ना, लास्ट क्वार्टर 3/4 पे किए थे, तो जितना पेमेंट होता है वही लेस करते। तो जो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स दिया था वो ऐसे नहीं बोला था कि ये पेड, तो ये जो 40,000 था इसमें से 3/4 पे किए, मतलब 30,000, ये माइनस करोगे, और इसमें तो होता नहीं। और लेस करोगे तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, पूरा फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, फिर तो पता नहीं तो इसमें तो नहीं लिख लोगे, है ना। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये क्या होगा 30% ऑफ एनएवी। तो देखेंगे एनएवी कितना, उस पर 30% कर लेंगे, सेकेंड में नॉट अप्लाइड। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। फर्स्ट हाउस में तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया था, और लेट आउट हाउस में लोन का कोई लिमिट नहीं, 31,250 इज गिवन। इसमें अनपेड कुछ होता तो ऐड कर लेते, लेकिन नहीं बोला तो फिर ऐसे ऐसे रहने दो। बट हाउस टू में कैलकुलेशन करना होगा तो इसके लिए लिख लेते नोट 2। ठीक है, हाउस टू में कैलकुलेशन लोन लिए थे तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सब कुछ कैलकुलेशन करना है, और ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन में तो नेगेटिव ही आएगा, कैलकुलेशन पहले करे, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, समझ में आया बोलो। इसमें क्या होता है तो स्पेस कम लगता है, जो यहाँ कोला मार जाता है ना तो स्पेस कम लगता है, तो बस ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन में, नोट वन नोट टू। नोट वन जीएवी, जीएवी ऑफ हाउस वन, ठीक है ना। यस सर। तो हाउस वन में जीएवी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देख लो इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है। इसमें वैल्यू दिया है क्वेश्चन 4, एक तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड सभी दिया है। तो चलो फर्स्ट स्टेप, आर ई आर, है ना। आर ई आर के लिए क्या चाहिए, एक जीएमबी दे दिया क्वेश्चन में, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 3,75,000, हाउस वन का ही कर रहे। सेकेंड फेयर रेंट, सेकेंड क्या वैल्यू देखोगे, फेयर रेंट, फेयर रेंट भी दे दिया 7,50,000, इतना का डिफरेंस कोई बात नहीं है। इसमें से हाईएस्ट लेंगे, इसमें से हाईएस्ट लिख लेते सी, हाईएस्ट, तो कितना 750, और फिर लिखते स्टैंडर्ड रेंट। अब इसमें से लोएस्ट लेंगे, सी और डी, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेंट में से लोएस्ट लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट दे दिया हाउस वन में 6,87,500, अब इसमें से लोएस्ट, अब सी एंड, तो कितना 6,87,500, ये आपका आर ईयर रीजनेबली एक्सपेक्टेड, रीजनेबली कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ए आर आर, एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल, इसके लिए एनुअल रेंट देखोगे, रेंट रिसीव दिया क्या, इसमें एनुअल रेंट ही दे दिया था, वेरी गुड। एनुअल रेंट दे दिया क्वेश्चन में,
तो एनुअल रेट दे दिया 9 लाख, वैकेंसी है उस स्टेप 3 में करेंगे। और इसमें अनरिलाइज रेंट प्रीवियस ईयर का नहीं है, और आपका इसमें कुछ एमिनिटीज फैसिलिटीज में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो बस ये हो गया स्टेप 2। तो फाइनली स्टेप 3, हाईएस्ट ऑफ आरईआर एंड एआरआर, ये दोनों में से देख लो। बोलो 9 लाख आएगा ना हाईएस्ट? यस सर। इससे लेस कर दो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यस, ये हाउस 3 महीने के लिए वैकेंट था, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए वैकेंट था। तो बोलो ये जो एनुअल रेट 9 लाख, तो 9 लाख कितना दिन के लिए? 12 मंथ्स के लिए था एनुअल। ये एनुअल बोल दिया था, रिसिव नहीं दिया, इसलिए एनुअल उतना ही रखे। ये 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का वैकेंसी डिवाइड इंटू 3 कर दो, डिवाइड 12 इंटू 3, है ना। तो कैलकुलेशन करो कितना होता है ये वैकेंसी लॉस, माइनस करोगे आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ रखे। तो 9 लाख बाई 4, है ना, देखो 3 4 9 लाख डिवाइड बाई 4, तो वैकेंसी लॉस है आपका 2,25,000। 2,20,000 माइनस कर दो, हो गया जीएवी। ओके, तो जीएवी माइनस करने से आ जाएगा, एक मिनट क्या आया, 9 लाख से माइनस करो 2,25,000 इज इक्वल टू 6,75,000। हाउस वन का तो आ गया, बोले अब हाउस वन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नोट 2 करेंगे, ठीक है। अब हाउस वन में लिख लो कितना है, 6,75,000। 6,75,000, इससे माइनस करो 30, तो 6,45,000, राइट। अब 30% ऑफ 6,45,000, तो इससे आ जाएगा आपका, तो 6,45,000 इंटू 30%, तो 1,93,500। इसको भी लेस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 31,250। 31,250 इंटरेस्ट दे ही दिया था, तो माइनस करने से 420,250 कितना रहा, 420,250। पॉजिटिव इनकम इससे आ गया, और इसमें नेगेटिव आएगा, नीचे लिख देना इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल पॉजिटिव माइनस सिर्फ प्रोवाइड करने के। नोट 2 पहले, अब नोट 2 था इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस 2, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस 2, क्योंकि इसमें लोन लिए थे तो प्री कंस्ट्रक्शन सब कुछ देखना है। क्या दे रहा है क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था, ये लास्ट में देखो, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 25 लाख, है ना, और डेट ऑफ लोन टेकन 30 सितंबर को, ठीक है ना, और ऊपर दे रहा था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 25 अगस्त को। समझ में आया ना, तो प्री कंस्ट्रक्शन तो आ रहा है, अब प्री कंस्ट्रक्शन आया, फिर प्रीवियस ईयर, और लास्ट में बोल दिया, और कुछ बताया नहीं लोन कब रीपे किए, कुछ बताया नहीं, तो ये मान लेंगे लोन रिमेन अनपेड। हाँ बोल दिया, पर हाउस वन अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स रिमेन अनपेड, लोन के बारे में कुछ दिया नहीं, तो ये मान लेंगे कि लोन रिमेन अनपेड। नहीं तो फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर लोन प्रीवियस ईयर से पहले पूरा पे हो गया तो प्रीवियस ईयर में तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, प्री कंस्ट्रक्शन का आ सकता है। तो एजम्पशन लेके करेंगे कि एज्यूम दैट लोन इज रिमेन अनपेड, ओके। यस, तो फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसमें देखो बीच में कोई लोन रीपेमेंट ही नहीं है, तो इजी कैलकुलेशन से प्रीवियस ईयर का तो आएगा, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी 1/5 कर लेंगे, हो जाएगा। यस, तो लिखो इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, इसमें और टेबल नहीं कर रहे, प्रीवियस ईयर 2023-24, क्योंकि बीच में कोई लोन रीपे नहीं है ना, तो जो भी लोन लिए थे 25 लाख वो तो पूरा थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर थे। 25 लाख इनटू कितना परसेंट, इसमें बोला था 8% पर एनम, 8%, तो 2 लाख होता है। प्रीवियस ईयर का ही तो 2 लाख आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन भी है। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से लोन लिए थे, देखो लोन लिए थे 30/9/15 को, अच्छा
30/9/2015 से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 19 अगस्त 19 तो मार्च 19 31 मार्च 2019, है ना। तो इसमें काउंट करते हैं, 9 छोड़ दो ना, 30 सितंबर है ना, 30, तो 30 मतलब मंथ एंड हो गया अक्टूबर से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 का 3 मंथ्स है ना, 2015 2016 12 मंथ्स, 17 12 मंथ्स, 18 12 मंथ्स और 19 में मार्च 19 का 3 मंथ्स। बोलो टोटल कितना, 36 और 6 42 है ना, 36 यस, इक्वल टू टोटल कितना 42 मंथ्स। टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना 42 मंथ्स। और लोन कुछ रिपे बोला नहीं, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 25 लाख पे 8% इंटू 42/12, ठीक है ना। 19/5 24 प्रीवियस 23-24 तो आ जाएगा, 19/5 24 हो रहा है ना, 19 में कंप्लीट हुआ, 5 साल आगे तक अलाउ होगा, 1/5 करके 24 तक जा रहा है हम लोग का प्रीवियस है, तो 23-24 है तो अलाउ हो जाएगा। प्रीवियस कैलकुलेशन करो, 25 लाख पे 8% 2 लाख होता है, 2 लाख इंटू 42 डिवाइड बाई 12 का 7 लाख। रिकंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना, 7 लाख। देखो टोटल इंटरेस्ट इज प्रीवियस ईयर का 2 लाख प्लस 1/5 ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख, ठीक है ना। तो 7 लाख/5 ये होता है 1,40,000 प्लस 2 लाख इक्वल टू 3,40,000। टोटल इंटरेस्ट कितना, 3,40,000। और मैक्सिमम लिमिट सेल्फ ऑक्युपाइड है, एंड मैक्सिमम लिमिट कितना, 2 लाख। सर कैसे 2 लाख, अरे 2099 के बाद लोन लिए थे, 5 साल हुआ नहीं कंप्लीट, 5 मतलब 60 महीना होता है, इसमें तो 42 मंथ्स हुए, है ना। तो 5 साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 2 लाख। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितना, लोएस्ट 2 लाख एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। तो 2 लाख डिडक्शन आ रहा है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में, सेकंड हाउस में। ये कैलकुलेशन नोट में कर लिए, लोन लिए थे प्री कंस्ट्रक्शन प्रीवियस ईयर, सब कुछ फाइन कर लिए, तो बस ये हो गया। बोलो, तो इसमें 2 लाख नेगेटिव और नील -2 लाख, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 2 लाख नेगेटिव। तो फर्स्ट हाउस में 4,20,250, उससे 2 लाख माइनस करोगे तो 220,250 हो जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया। बस ऐसे भी कर सकते हो। अब बोलो ना कैसे कर सकते हो, जितना हाउस है, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 लिख देना। और एक चीज, इसमें 3 हाउस दिया था, सॉरी इसमें तो 2 हाउस था, इससे पहले जो क्वेश्चन उसमें थर्ड हाउस बिजनेस हाउस था, तो इसलिए बिजनेस इनकम है वो नोट में मेंशन कर देना, मैंने लिखना भूल गए थे नोट में। समझ में आया ना। तो बस यहाँ तक एक और एक